Hello everyone, my name is Shreyansh and today we will start a very fantastic topic that is gravitation. हाँ, तो ये वर्ड सबसे पहले जब हमने यूज़ करा था ग्रेविटेशन, ये आया था अराउंड 1650s। जब मतलब ऐसा बोल सकते वो कहानी जो रहती है, न्यूटन साहब जो थे, ऐसे न्यूटन साहब ही वाज सिटिंग बिसाइड से एन एप्पल ट्री एंड एप्पल्स फॉल्स डाउन। तो एप्पल क्यों गिरा वहाँ से, उन्हें वो क्यों गिरा, एप्पल ऐसे नीचे क्यों गिरा, लेफ्ट में क्यों नहीं गया, राइट में क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। तो उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से हमें ये लॉ मिला है और कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने वहाँ से ऐसा नहीं करा, बताया कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो मासेस है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी मासेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी मासेस है कहीं भी है बट दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारी चीज़ें आती है। देखो हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास एक चेयर भी रखा है, एक टेबल भी रखा है, तो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, फोर्स लग रहा है, मैं भी उन पर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, वो भी मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो व्हाई इट इज नॉट कमिंग टू मी, या फिर मैं उनके पास क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मासेस तो हर जगह हैं। यस और नो? ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ऑल्दो लगता है पर इतना ही लगता है कि मैं उससे अट्रैक्ट हो जाऊं। ठीक है, तो जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बातें करेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मतलब प्लैनेट्स की बात करेंगे, स्टार्स की बात करेंगे, या फिर सिंपल शब्दों में बोलूं कि मैं हेवी मासेस, जिनमें मासेस ज़्यादा हैं, उन चीज़ों की बात करूंगा। क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत छोटा फोर्स होता है। क्यों होता है वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट इज गिवन बाय वही अगेन न्यूटन। तो उन्होंने क्या बोला था, सबसे जो बोला था उन्होंने कि कोई भी दो मासेस है वो अट्रैक्ट करते हैं, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगेन दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, inversely proportional to the square of the distance between them। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग कुछ ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी को एक कांस्टेंट लगाया जिसे मैंने बोला कैपिटल जी। ओके, कैपिटल जी कांस्टेंट लगाया। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। नाउ दिस जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हो क्या? फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये इधर आया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर (2), किलोग्राम (2). Is it clear? Now, G का ये वैल्यू इन द SI यूनिट। ठीक है ना,
इसे यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि ये वैल्यू जो फाइंड आउट करी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है कैवेंडिश। उन्होंने दो बड़े बॉल्स लिए थे, एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ, दो स्पेरिकल बॉल लिए थे और फिर उसके पास में दो छोटे छोटे बॉल्स रखे थे। फिर विद द हेल्प ऑफ टॉर्शनल बैलेंस उन्होंने उसे कैलकुलेट करा था इस जी की वैल्यू। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ उन्होंने अपनी लैब में फाइंड आउट करा था कि ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ना नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना ऑब्जेक्ट के शेप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो और इसका एक और भी तरीका है, अगर सपोज ये हमारा लॉ है ना, मैं दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं, ये 1 किलोग्राम का, ये 1 किलोग्राम का, और इनके पीछे डिस्टेंस 1, तो F कितना लगेगा यहां से कैलकुलेट करें। 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 1 मीटर। दिस बोथ आर किलोग्राम्स, ओके। तो ऐसा भी कुछ बोला था, दिस इज F इक्वल्स टू G। तो जब ऐसा कुछ बोल दूंगा कि अगर कोई दो मासेस है जो 1 किलोग्राम का है, दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, तो जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माय G। जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ G, ठीक है। दो अलग अलग तरीके से मैंने बता दिया, एक कैवेंडिश का अप्रोच था और एक ये दूसरा ये वाला अप्रोच हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। ये जो G है इट G के बारे में, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, नेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, नेचर एंड size of the bodies, ना size of the bodies, ओके। ना मीडियम पे डिपेंड करता है, ना नेचर पे डिपेंड करता है, और ना साइज ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। ना नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये तो जी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ऑलवेज attractive, it is always attractive, it forms action reaction pair, it forms action reaction pair। It does not depend on medium। वही वाली बात है जो मैंने जी के बारे में बात करी है। जी अगर मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है तो हमारा एफ भी डिपेंड नहीं करेगा। सपोज मीडियम से मेरा ये मतलब है कि सपोज दो मासेस है, एक स्फेरिकल बॉल इधर और एक स्फेरिकल बॉल इधर, यहाँ पर सपोज बोल रहा हूँ इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है आई एम कॉलिंग इट 1 न्यूटन। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 1 न्यूटन यहाँ पर लग रहा है। अब मैंने इसको पानी के अंदर डाल दिया, स्टिल इनके बीच में जो फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन। किसी ऑयल के अंदर डाल दिया तो स्टिल वहां पर कितना फोर्स लगेगा? 1 न्यूटन। स्पेस में ले गया तो कितना फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन बिटवीन दिस टू स्फेरिकल बॉल्स। ओके।
Now, next point. It is always attractive. It forms external reaction pair. It does not depend on medium. It is independent. It is independent of other masses. It is independent of other masses. Simple सा concept है. Suppose these are my two objects. These are my two objects. Okay? ये मेरे दो objects हैं. ठीक है? Now, इसके और उसके बीच में अगर फोर्स लग रहा है F, तो अगर मैं इस सिस्टम में एक और ऑब्जेक्ट ले आऊंगा, दिस वन, तीसरा वाला ऑब्जेक्ट भी लेकर आ गया, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा. जितना लग रहा है उतना ही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा. मतलब कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है ना. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मासेस. इट follows superposition. It follows superposition theorem. ठीक है ना. 5 मैंने ये जो जनरल लॉ का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लें. जी का वैल्यू याद रख लें. ठीक है ना. जी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है इसे. फोर्स जो ये हो रहा है, ठीक है. अब हमेशा मासेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव होगा, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा. किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जी डिपेंड नहीं करता. इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मासेस. दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसमें तीसरे मास का कोई लेना देना नहीं है. और इट फॉलोज सुपरपोजिशन थ्योरम. ये हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है. सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, that we will study now. Okay? अभी हमने क्या डिस्कस करा था, ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, और उस पे मैंने बोला था लास्ट पार्ट आपको सुपरपोजिशन थ्योरम. तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, कोई नई बात नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग. सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि सपोज एक मैंने पैरेललोग्राम बना रखा है और उसके चार कॉर्नर्स पे चार मासेस रखे हैं, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ मास पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है. फोर्थ मास पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है. ठीक है. तो मैंने क्या करा, ये ब्लू लाइन से सबको जोड़ा है. ब्लू लाइन से सबको मैंने ऐसे जोड़ दिया है. ये व्हाट दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग, फोर्स ऑन फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू वन. फोर्थ पर पहले वाले की वजह से, फोर्थ पर दूसरे वाले की वजह से. ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है. फोर्थ पर तीसरे वाले की वजह से. ठीक है. तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द मासेस, किसी भी मास पर, ऑन एनी ऑफ द मासेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन करना रहेगा मुझे, मतलब यहाँ पर कितना एंगल्स होगा, उन एंगल्स के रिस्पेक्ट में मैं वेक्टर एडिशन करूंगा. वेक्टर एडिशन हमने डिस्कस करा था. ठीक है ना. उसके बाद मैं बात कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म, अरे फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो बिफोर हमने सिर्फ क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा था कि F = G m1/r². वो क्या दे रहा था, मैग्नीट्यूड दे रहा था. पर मुझे डायरेक्शन भी डिफाइन करना है, तो डायरेक्शन विल गिव दिस. देखो F12 फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू. पहले पर कितना फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से. ठीक है. तो मैंने क्या लिखा, G m1/m2 r12. r12 का डायरेक्शन कैसा होगा, r1 - r2, कुछ ऐसा जाएगा. ये r12 का डायरेक्शन मैंने मार्क कर रखा है टुवर्ड्स दिस. ठीक है. तो G m1 m2/r12 का
दिस इज माय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है सबको पता है ना? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर which has magnitude 1, मतलब which has magnitude 1 or it is used to provide a direction to a given vector quantity. It is used to provide a given vector quantity, मतलब सिंपल शब्दों में ऐसा बोलें कि यूनिट वेक्टर क्या करता है, एक्चुअल क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड को चेंज करे बिना उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। मैग्नीट्यूड को चेंज करे बिना उसके डायरेक्शन को प्रोवाइड कर देता है। दैट्स इट। ठीक है ना। सेकंड वही F12 ही डिफाइन कर रहा हूं मैं। F12 माइनस ऑफ G M1 M2 बाय R21 का स्क्वायर, ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन है माइनस। अब माइनस इसलिए करा गया है क्योंकि मैंने यहां पर जो यूनिट वेक्टर लिया है वो R12 ना लेते हुए R21 ले लिया है। तो R21 क्या हो जाएगा? R21 विल बी अपोजिट टू द R12, ऊपर वाली साइड। यस और नो? ठीक है ना। तो R21 ऊपर हो गया, इसलिए ये इधर है और फोर्स नीचे है, तो दिस माइनस इज कमिंग। सिंपल शब्दों में हमें इतना पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके ना। एक क्वेश्चन करते हैं, काफी क्लियर होगा उससे। सिंपल सा एक स्क्वायर ले रहा हूं मैं। एक स्क्वायर लिया है जिसका साइड है A, 4 मासेस है M, M and M, 4 masses are there, M, 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 और सेंटर पर भी, सेंटर इसका स्क्वायर के सेंटर पर एक मास पड़ा है, that is also M, that is also M. Okay, one, two, three, four, or this one 5. Find out net force on fifth mass. सिंपल सा क्वेश्चन है, नेट फोर्स ऑन फिफ्थ मास। ठीक है, तो फिफ्थ मास पे फोर्स करें कैलकुलेट सभी लोग। ठीक है ना, ध्यान दो। वेक्टर, तो सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा मुझे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी निकालने का, यहां पर भी है आएगा, देन आगे हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, कुछ जगह EMI पर भी आएगा। पर हमें हर जगह क्या ध्यान रखना है, मार्किंग करें सबसे पहले। तो मार्किंग कैसे करेंगे, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो दिस विल बी force on 5 due to 2, this will be force on 5 due to 1, this will be force on 5 due to 4th, this will be force on 5 due to 3। ठीक है ना। A डिस्टेंस बोला है, सबकी डिस्टेंस बराबर है। आप अगर ध्यान देंगे तो सबका मैग्नीट्यूड जो आएगा फोर्स का, हर एक फोर्स, आई एम कैलकुलेटिंग F51 इक्वल है F52 इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज F53 और F54 कितना है, G मासेस है M into M, इफ दिस इज A, ये पूरा हो जाएगा √2a का आधा, तो √2a by 2 that will be equals to a by √2, तो a by √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करा है। a तो ये हो गया √2a का आधा, a by √2, दैट्स इट। ये फोर्स आया, मैग्नीट्यूड आ गया, ये रहा हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूँ
अब ये हो जाएगा 2gm² अपॉन a²। ये मैग्नीट्यूड आ गया है। पर क्या इतना करने की जरूरत थी? मुझे पता था कि जो आएगा वो ये कुछ मैग्नीट्यूड आएगा और चार ही बराबर होंगे, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है, मास भी सब इक्वल रखे हुए हैं। ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, एग्जैक्टली अपोजिट लग रहे हैं। 1 न्यूटन इधर लगा, 1 न्यूटन इधर लगा, तो 1 न्यूटन ने 1 न्यूटन को मार दिया। ठीक है। वैसे ही यहां पर देखूं, ये रहा 1 न्यूटन, F51 ने F53 को मार दिया, F54 को F52 ने मार दिया। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फिफ्थ विल बी F5 net is equals to 0। वेक्टर एडिशन 0 आ गया। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा? ये कौन सा था? 1 2 3। ठीक है ना। फाइंड नेट फोर्स ऑन फोर्थ मास। F4 net you have to find out। अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, अभी भी वही मार्किंग कर लेते हैं। फोर्थ मास पर देखो, ये रब कर रहा हूं। इसकी वजह से इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F ऑन फोर्थ ड्यू टू 1, इसकी वजह से कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से कुछ ऊपर गया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर F31 F21। ठीक है। मुझे पता है F4 नेट क्या होगा। F4 नेट जो होगा वो होगा इनका वेक्टर एडिशन इन सब फोर्सेस का, दैट विल बी इक्वल्स टू F41। हाँ कुछ गलत लिख दिया क्या? फोर्थ मास में निकालना है, गलत दिख रहा है। व्हाट इज दिस? क्या करा हमने? F41 हो गया, दिस इज F42, दिस इज F43। F41 F42 और F43 का वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है ना। F41 कितना होगा? डायरेक्शन डिफाइन कर चुका हूं मैं, बार बार नहीं करूंगा। Gm into m। F41 डिस्टेंस इज a स्क्वायर। ठीक है। इन दिस डायरेक्शन F42 क्या हो जाएगा? Gm into m। ये √2a होता है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। F43 क्या हो जाएगा? Gmm a का स्क्वायर। Gmm a का स्क्वायर। ठीक है। अब इनका वेक्टर एडिशन करना है। डायरेक्शन के देखें, हाँ कोई हमें इतना पता चल गया है ड्यू टू द सिमेट्री 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है। मैं ले रहा हूं F43 और F41 का एडिशन F43। तो F रिजल्टेंट निकाला मैंने फॉर F43 और F41। सिमेट्री से निकाल रहा हूं इसलिए दोनों 90 डिग्री पर हैं। FR क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा √2
F41 का स्क्वायर प्लस F43 का स्क्वायर प्लस 2F41 2F43 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। क्यों लिया समझ में आ गया होगा। कॉस 90 क्या होता है 0। FR क्या हो गया, ये दोनों बराबर हैं, दिस इज ऑल्सो ये, इन दोनों को F बोल रहा हूं, इसको F बोल रहा हूं ना, ये अलग है, F42 अलग है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ये मसाला इंटू 0, ये हो जाएगा F√2 और अब ये F√2 ये FR कितने एंगल पे लग रहा है, यहाँ पे तो सिमेट्री मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, पर अगर मासेस अलग हो गए हैं, अगर अलग हो जाएंगे तो कुछ डिफरेंट लगेगा, ठीक है ना। वो भी कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मैं F41 से एंगल निकाल रहा हूँ, F41 से एंगल निकाल रहा हूँ, तो वो हमारा वही वेक्टर वाला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो b कितना है, पहला वेक्टर f एंगल है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय f प्लस f cos 90 डिग्री tan अल्फा, ये क्या हो जाएगा f बाय f दैट इज कमिंग टू बी 1 अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। पहले भी मुझे पता था 45 डिग्री, पर अगर मासेस चेंज हो गए तो ये फोर्सेस बदल जाएंगे, तो आपको इस मेथड के मदद से आपको निकालना पड़ेगा। 45 डिग्री आ गया, मतलब ये जो FR है इट इज आल्सो एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, FR और F42 दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो अब इन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो F4 नेट क्या हो जाएगा, जो FR आया है वो आया है √2 टाइम्स ऑफ GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस F42 GM स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन √2 प्लस 1/2 मेरा फाइनल आंसर है। दिस विल बी माय नेट फोर्स ऑन F4। ध्यान रखें मेथड क्या ऑप्ट करा था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप अपनी मर्जी से भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं, मासेस बदल लो, ये m 2m 3m 4m, ठीक है, मासेस बदल लो तो अगेन वापस से एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। अगेन उसका सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा, यही होगा, नेट एडिशन होगा, ये फोर्सेस की वैल्यू कुछ अलग आएगी और यहाँ पे आंसर भी कुछ अलग आएगा, ठीक है। tan अल्फा वहां पे लगेगा, वहां कोई सिमेट्री नहीं होगी। इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज find the force on the point mass placed at the centroid of equilateral triangle of side A, ठीक है, एक सेंटर पे पॉइंट मास पड़ा है, उस पे कितना नेट फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस अदर 3 मासेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ईच मासेस। तो ये डिस्टेंस कितना है ये मुझे फाइंड आउट करना है, या फिर ऐसा देखें तो टॉप से ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो हाइट मुझे पता है कि इट डिवाइड्स इनटू द 2:1। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2:1 में डिवाइड करता है। तो मुझे क्या निकालना, सबसे पहले
हाइट निकालना पड़ेगा ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई एम कॉलिंग दिस इज एच। तो हाइट कैसे निकालूं? हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस इज माय पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस विल बी a/2, ये a, तो ये निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको? हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, अदर साइड का स्क्वायर, ये कितना है? a/2 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर बाय 4, और मुझे ये साइड निकालना है। आई एम कॉलिंग दिस इज h, आई एम कॉलिंग दिस इज h, आई हैव टू फाइंड आउट। तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा? फ्रॉम हियर h स्क्वायर इधर आया, h स्क्वायर को इसको इधर करा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 that is coming out to be 3a square by 4, that is coming out to be root 3a by 2, root 3a by 2, root 3a by 2। ना root 3a by 2 आया, इसका मुझे कौन से डिस्टेंस चाहिए? 2:1 में डिवाइड करा है तो 2/3 डिस्टेंस चाहिए। कौन से डिस्टेंस चाहिए? 2/3 डिस्टेंस चाहिए। तो this will be h/3, this will be 2h/3 है ना। तो 2h/3 कितना हो गया? फ्रॉम हियर 2 into 2/3 into root 3a/2, root 3a/2, 2 से 2 कैंसल, मुझे क्या मिल रहा है? a/√3, ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है? a/√3। तो दिस डिस्टेंस इज माय a/√3। ओके, डिस्टेंस मिल गया। अब क्या करें? नेक्स्ट हम लोग एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। दिस विल बी ड्यू टू F1, ये F3 और ये F2, ठीक है। अब मुझे नेट निकालना है तो F नेट क्या हो जाएगा? F1 का वेक्टर, F2 का वेक्टर, F3 का वेक्टर। नाउ अगेन वेक्टर एडिशन चाहिएगा, मैं 1 बाय 1 F1 निकाल रहा हूं। F1 क्या होगा? F1 क्या होगा? सब बराबर ही होंगे यार, सबकी डिस्टेंस बराबर है। F1 F2 मैग्नीट्यूड वाइज, हाँ कितना होगा? G m इंटू m डिवाइडेड बाय a/√3 का स्क्वायर, दिस इज कमिंग आउट टू बी G m स्क्वायर, थोड़ा सा G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितने एंगल पे लग रहे हैं? ये कितना एंगल पे एक्ट हो रहा है? ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। व्हाट इज दिस एंगल? 120 डिग्री। छोड़ो, ये 30 डिग्री, तो दिस विल बी माय 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, ये 60 तो ये भी 60। 120 120 120, सबके बीच में एंगल्स 120 है। 120 होगा तो क्या होगा? 120 का जनरल वेक्टर में आपको पढ़ाया भी होगा। 120 है तो क्या? F नेट वेक्टोरियली किसी भी दो F1 F2 सब बराबर है, इसको F काउंट करा है, F रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, Fr डैश रिजल्टेंट वो हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री कितना होता है? माइनस ऑफ 1/2 होता है। किसी को नहीं आता है, पुरानी क्लासेस देखें, समझ में आ जाएगा। 1, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल,
मेरे पास एफ आर, मतलब कोई भी अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं और 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट एफ होगा और वो उसके एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। एग्जैक्ट सेंटर पे होगा मतलब एग्जैक्ट यहाँ बीच में आएगा। अगर मैं F1 F2 को बोल रहा हूँ तो ऐसा कुछ आएगा। नाउ एफ आर डैश और F3 एग्जैक्ट अपोजिट हैं तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, एफ नेट ऑन सेंटर मास इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया क्यों ऐसा क्यों हुआ? एफ आर आया एफ और वो किधर एक्ट करेगा? एग्जैक्ट बीच में। ऑल्दो आप इसे वो tan अल्फा वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फा वाले फॉर्मूले से भी निकालेंगे, आपको एक वेक्टर से एंगल पता चल जाएगा कितना एक्ट होगा। जस्ट वहाँ प्लेस करेंगे फिगर में, आपको पता चल जाएगा। तो एफ एफ और एफ आर और वाला कौन सा, ये F3 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट कितना हो गया? 0। तो F नेट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड, इन दोनों पर, दोनों एक ही चीज होते हैं वैसे, पर इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Okay, here is our next question. Wait, yeah. Okay, here is our next question. ठीक है, listen, ध्यान दें। Find a gravitational force of attraction on the point mass, छोटा point mass है m, placed at a axis of thin rod of mass capital M and length कैपिटल L। ओके ग्रेट। क्या बोला है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द पॉइंट ऑफ मास, छोटे वाले मास पर निकालना है ना। वी हैव फॉर्मूला क्या है हमारे पास? F इक्वल्स टू G m1 m2 by r square and this r is the distance between two masses. Yes or no? r is the distance between two masses. अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज द पॉइंट मास, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पर ये एक फाइनाइट साइज बॉडी है, ठीक है, इसके पास कुछ इसका शेप है, स्ट्रक्चर है ना। व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर मैं यहाँ पर देखूं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा Gmm बाय d स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Gmm बाय कुछ ये वाली लेंथ, यस और नो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Gmm बाय L, d प्लस L का होल स्क्वायर। तो दिस लेंथ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, दिस लेंथ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। और जब लेंथ चेंज हो रहा है तो मेरा फोर्स भी चेंज हो रहा है। क्या होगा? यहाँ पर मैक्सिमम होगा और यहाँ पर मिनिमम होगा। क्यों? यहाँ पे लेंथ मिनिमम है, यहाँ पे लेंथ मैक्सिमम है, which means force is variable। अब कोई भी चीज वेरिएबल है तो what we have to do? What we have to do? Integration। Integration is our answer। तो इंटीग्रेशन इज आवर आंसर, इंटीग्रेशन आंसर है तो इंटीग्रेशन में हमें क्या प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ता है? एक छोटा सा मास कंसीडर करा, आई एम कॉलिंग इट एस dm। इसकी थिकनेस कितनी है, लेंथ कितनी है, ऐसा बोलूं तो dx। ओके ना, अब मैं क्या करूंगा? इस छोटे से मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल लूंगा और फिर पूरी रॉड के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान दो, छोटा सा फोर्स निकाला dm, g एक मास है स्मॉल m, दूसरा मास है dm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं x, डिस्टेंस इज x। now gmm by x स्क्वायर। now आप एक बात जानते हैं, एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, उसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाएगा? लैम्डा फॉर दिस रॉड,
उसका पूरा मास, उसकी पूरी लेंथ। लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। ना इस छोटे से एलिमेंट के लिए डिफाइन करूं तो dm by dx, यहां से dm की वैल्यू क्या हो गई? m by l into dx। ये मैं प्लेस कर रहा हूं इन दिस, df equals to g small m, g small m, dm की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल M by L dx अपॉन x स्क्वायर। यस और नो? ठीक है ना, ऐसा कर लिया है। ऐसा करने के बाद क्या करूंगा मैं? ये फोर्स किसकी वजह से मिला है मुझे? इस छोटे से एलिमेंट के लिए से मिला है। ठीक है, तो पूरी रॉड के लिए कितना होगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन प्लेस करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन प्लेस करा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां होगी? रॉड कहां से कहां वेरी हो रही है? फ्रॉम d डिस्टेंस टू d प्लस l डिस्टेंस, फ्रॉम d डिस्टेंस टू d प्लस l डिस्टेंस। ओके, टू d टू d प्लस l। नाउ f इज इक्वल्स टू, f क्या आ जाएगा? f is equals to g small m capital M by L। ये तो कांस्टेंट है इतना, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x raised to power -2 ऊपर गया, फिर -2 plus 1 डिवाइडेड बाय -2 plus 1 माइनस ऑफ 1 by x होता है। ओके, नाउ फ्रॉम d टू d plus L लिमिट्स प्लेस करा, सॉल्व कर रहा हूं, g m कैपिटल M बाय L लिमिट्स प्लेस कर रहा हूं। पहले ये वाला प्लस करूंगा, पर माइनस है तो पीछे आएगा, वहां बीच में माइनस आता है तो ये आगे आ जाएगा, तो 1 बाय d माइनस 1 बाय d प्लस L। एलसीएम लिया, इधर आया d प्लस L माइनस d, तो बचा L, g m अपॉन d इंटू d प्लस L, एक L ऊपर भी L बचा, L से L कैंसल आउट हुआ, L से L कैंसल आउट हुआ। मेरा फाइनल आंसर जो मिला मुझे, G स्मॉल m कैपिटल M d इंटू d प्लस L। ओके, कुछ नहीं करा है, फोर्स लिया है, छोटे से मास के लिए निकाला है, लीनियर मास डेंसिटी लिया है, देन लिमिट्स प्लेस करके कांस्टेंट थे जो बाहर निकाल ले, जो वेरिएबल था उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन होता है -1 बाय x gmm बाय l 1 बाय d माइनस 1 बाय d प्लस l। लिमिट्स प्लेस करा, सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। ओके, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? Two point masses A and B, 2 point masses A and 2 point masses A and B having masses in the ratio 4:3 are separated by a distance 1 meter, are separated by a distance 1 meter when another point mass C, एक और point mass C is placed between A and, here थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, A and B आएगा यहाँ पर, A and B। ठीक है, the force between A and C is 1/3 of force between B and C. Find the distance between A and C. You have to find distance between A and C. Okay, now जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे हम लोग पहले डायग्राम फ्रेम कर लेते हैं। ये लोग दो मासेस, ये A, दिस इज माय मास B, दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर का डिस्टेंस से। अब अनदर मास लेकर आया हूं C,
ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ MA, MB एंड MC, ठीक है। नाउ द फोर्स बिटवीन A and C, फोर्स बिटवीन A and C, F AC is 1/3 of FBC, ओके, ऐसा बोल रखा है। तो फोर्स बिटवीन A and C is 1/3 of फोर्स बिटवीन BC। ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब मुझे इतना समझ में आता है A और C के बीच में डिस्टेंस निकालना है, उसको x बोल देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली 1 - x हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर पूरे डिस्टेंस से। अब क्या करना है, सिंपल फोर्स का रिलेशन लगा दूं। फोर्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, FAC लिख देता हूं, FAC विल बी GMA MC डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है, ग्रेट। नाउ फोर्स बिटवीन BC 1/3 होगा, 1/3 होगा, तो GMB MC डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ एक और चीज क्वेश्चन में मेंशन्ड है, that is given to you ratio, that is MA upon MB having masses in the ratio is 4/3, तो NA by MB is also given to me। now सिंपल यहां से सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या कट हो रहा है, मुझे यहां से सॉल्व करके x निकालना, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। G से G कैंसर, MC से MC कैंसर, MA by MB is given to me 4/3, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करें, x स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/3 MA by MB, MA by MB, और MA by MB is given to me how much, 4/3, 4/3 equals to 1/3 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसल, ठीक है, x अपॉन 1 - x इज इक्वल्स टू 2, क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। ये भी x स्क्वायर था, x बचा, 1 - x का होल स्क्वायर था, 1 - x बचा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बचा। नाउ इसे सॉल्व कर रहा हूं, 2 - 2x इक्वल्स टू x, 2 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू 2/3, आंसर विल बी योर 2/3 मीटर्स, करेक्ट। समझ में आया, दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 2/3 मीटर, ओके। चलो, थैंक यू।